Thank you so much for joining us. Manishi, I'd like to start off by asking a political question, since we are expecting results on the 10th. आपको क्या लगता है, आप जीतेगी पंजाब में? थैंक यू वेरी मच। मैं भी शुरुआत करूंगा थोड़ा सा क्षमा चाहने से, बिकॉज मुझे वहीं चेन्नई में आप सबके बीच में आके बैठना था, लेकिन ये जो मार्च का महीना होता है ना, मुझे मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारियां दी हुई हैं उसमें से शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों की जिम्मेदारियां बहुत अहम है, लेकिन मार्च का महीना हमेशा वित्त मंत्री चुरा लेता है, बाकी समय शिक्षा मंत्री के हिस्सा में ओवरडोज रहता है। आपने पंजाब के बारे में पूछा, मुझे लगता है पंजाब में भी अब शिक्षा की राजनीति जीतेगी। पंजाब में होप्स लोगों की एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, काम को लेकर बहुत हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह के कल एग्जिट पोल्स में भी नजर आए, मैं पंजाब में था उस वक्त भी उसी तरह का दृश्य नजर आ रहा था लोगों की बातों से, माहौल से, तो निश्चित रूप से जिस तरह की राजनीति, जिस तरह के काम हम करना चाहते हैं राजनीति में, उनको पंजाब में भी जगह मिलेगी। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की बात करी। ये नॉर्मली मुद्दे नहीं होते हैं इलेक्शन में। नॉर्मली हम राजनीतिक मुद्दे देखते हैं, कम्युनलिज्म, ऐसी चीजें। तो आपको लगता है आप हैज प्रूव दैट दीज थिंग्स मैटर टू एन इलेक्टोरेट, एंड इज इट द यंग पीपल हु यू थिंक आर रिलेटिंग टू दिस मोस्ट, और इज इट जस्ट द जनरल पॉपुलेशन? देखिए, राजनीति में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता जिस मुद्दे पे काम करता है, जो लेते हैं, जो लोग रीजनलिज्म पे काम करते हैं या और कुछ मुद्दों पे काम करते हैं, वो उसको मुद्दा बना लेते हैं और फिर जनता को उस पर मोबिलाइज करते हैं। हम लोगों ने एजुकेशन पे काम किया है जी। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की पहचान काम की है, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ के, और यहाँ पे किया है। आज पंजाब भी उसको उसी उम्मीद से देख रहा है, और पंजाब के साथ साथ बाकी जगह पे भी जहाँ चुनाव होते हैं, लोगों को लगता है यार आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। तो मुद्दा तो है, लोगों की जरूरत है, और लोग इस बात को देखने को तैयार हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें आके शिक्षा पे बात करे, पर उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि आप बात तो शिक्षा की करते हो, और जब सरकार मिल जाती है तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाते हो, करप्शन करते हो। तो इसलिए आज एक भरोसे की राजनीति आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पे बनती जा रही है जहां लोगों की जरूरतें खड़ी हैं। हमने कोविड के दौरान देखा कि बहुत सारे लोग एजुकेशन से वंचित हो गए। तमिलनाडु ने एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू करी। आपके स्टेट में ऐसे क्या काम किए आपने कि जो 2 साल से जो बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस से वंचित थे, वो कुछ कर पाए, दैट दे वर एबल टू एक्सेस एजुकेशन एंड इक्वली? देखिए, दिल्ली में हमारे पास थोड़ा एडवांटेज ये था कि एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री हमारे पास में ठीक थी, बेहतर थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके सब बच्चे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, सबके अपने अपने कंस्ट्रेंट हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम यहाँ अच्छे से काम कर पाया, काफी हद तक अच्छे से काम कर पाया, क्योंकि उसकी एक वजह हमने संयोग था कि 2018-19 में अपने हर एक टीचर के हाथ में सरकार की ओर से एक टैबलेट दिया था, आईपैड टैबलेट। वो उनको इसलिए दिया था कि वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको यूज करें, चाहे घर पे बैठ के गेम खेलें या बच्चों की अटेंडेंस लें, या तो एक तरह से हमारे टीचर्स हैबिचुअल हो गए थे ऑनलाइन चीजों पे काम करने के। ये पहले से कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का फायदा मिला। हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर्स और इन सब पे बच्चों को भी काफी हद तक आगे ले आए थे, तो उसका फायदा मिला। टेक्नोलॉजी ने काफी मदद की, लेकिन हमने हाइब्रिड मॉडल भी चलाया, और दिल्ली बीइंग डेंस अर्बन पॉपुलेशन, हमें उसका फायदा मिला कि बच्चे बहुत पास से थे। गवर्नमेंट स्कूल में तो खास तौर से, प्राइवेट में भी, मतलब प्राइवेट में फिर भी थोड़ा दूर से आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत पास के इलाकों से थे, 3-4 किलोमीटर, हार्डली 5-6 किलोमीटर दूर बच्चे थे। तो ब्लेंडेड मोड था, वो हाइब्रिड मॉडल था, जिसमें हम बच्चों को कहते थे कि भाई आप ऑनलाइन अटेंड कर लें, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है, ताछना है, तो टीचर्स हैं, क्लास नहीं लगेंगी, लेकिन टीचर्स से आप आके मिल सकते हो, उनसे वर्कशीट ले सकते हो, उनको अपने होमवर्क्स दे सकते हो, असाइनमेंट्स दे सकते हो। तो उस तरह से काफी फायदा मिला आपको। आपने 3 बहुत अच्छी चीजें करी हैं दिल्ली के स्कूल्स में, हैप्पीनेस करिकुलम, देशभक्ति का करिकुलम, और EMC, जो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स आपने क्रिएट करे हैं टू गेट the startup culture deeply rooted into the education system. Talk a bit about that.
because that really is the future, isn't it? बिल्कुल। देखिए, मैं अभी शशि थरूर जी को भी सुन रहा था। जी। मैं एक ओवरऑल अगर आपके सामने रखूं तो देश की एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी एक कमी मैं देख रहा हूं कि एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, हम बहुत कॉन्क्रीट रूप से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कि हमें एजुकेशन से चाहिए क्या। जी। एक 2.5 साल का 3 साल का बच्चा प्री नर्सरी के एज पे स्कूल सिस्टम में दाखिल होता है, फिर कॉलेज करके सपोज सब कुछ ठीक चले और वो कॉलेज करके लगभग 20-22 साल की उम्र में बाहर निकलता है। तो 20-22 साल जब ये बच्चा इस बॉक्स में रहता है, एजुकेशन नाम के बॉक्स में रहता है, तो इनटेक तो हमें पता है कि एक 2.5 साल का बच्चा आ रहा है। हमें 20-22 साल के उस नौजवान में क्या चाहिए, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो तय नहीं कर पा रहे हैं। कभी हम कहते हैं वो जॉब करने वाला होना चाहिए, कभी हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला होना चाहिए, फिर हम भटक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उस पर जीरो इन होना पड़ेगा और फिर उसको कॉन्क्रीटाइज करना पड़ेगा। कभी हम कहते हैं रोड रनिंग नहीं होनी चाहिए, कभी हम कहते हैं कि सब कुछ जॉब्स पे हो जाए। तो ये पीड़ा है। हमने दिल्ली में जब 2015 में काम करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बुरी हालत है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया, उसमें निश्चित रूप से फंड्स दिए, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज सेट करने की जरूरत थी, हमने तय किया, कुछ 4 चीजें छोड़ के हमने एजुकेशन पे बजट लगाया। दूसरा, अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, कि सिर्फ डिग्री हासिल करनी है या कुछ समझना है। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके नौकरी की लाइन में खड़े होना है या इंजीनियरिंग को समझ के एक इंजीनियर बन के खड़े होना है, इसमें बहुत अंतर है। वो इन एवरी सेक्टर, इंजीनियरिंग मैंने एक नाम लिया, वो किसी भी सेक्टर पे आप कह सकते हो, मेडिकल पे भी है, ह्यूमैनिटीज की ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स पे भी है। तो अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन में बहुत कमी है और वो जब तक पूरे देश में एक माहौल नहीं बनेगा तब तक दिल्ली एक आइसोलेटेड एफर्ट बन के रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई भी कहीं भी प्रायोरिटाइज करके ठीक कर सकता है। तीसरा, जिसका आपने जिक्र किया, ओवरऑल एक माइंडसेट, व्यक्तित्व। तो मैंने जब कहा कि 2.5 साल का एक बच्चा एजुकेशन सिस्टम में आएगा तो बाहर जब 22 साल का निकलेगा तो हो सकता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, मैनेजर बने, जो भी वो बने, लेकिन उसका माइंडसेट हम क्या देखना चाहते हैं, इमोशनली हम उसको कहाँ खड़े देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया कि इमोशनली वो साउंड होना चाहिए। फिर दूसरा, हमने एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम शुरू किया कि वो प्रोफेशनली साउंड होना चाहिए, कुछ भी करे, नौकरी करे या अपना बिजनेस करे, सीनियर मैनेजर बने या जूनियर एम्प्लॉय बने, उसका एक माइंडसेट, प्रोफेशनल माइंडसेट होना चाहिए। अभी केवल और केवल 1 तारीख को 30 तारीख का इंतजार करने वाला आदमी बन के रह जाता है, दुखी रहता है, दुखी करता है। तो अगर प्रोफेशनल माइंडसेट होगा तो काम करने में मजा लेगा, जो भी वो काम कर रहा है उसमें मजा आएगा उसको, क्योंकि वो प्रोफेशनल है उसका। दूसरा, हमने इस पे काम करना शुरू किया। तीसरा, देशभक्ति का जो आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, एज ए कम्युनिटी, एज ए टीम, वी हैव टू लर्न टू लिव। और अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहां कहीं पिछड़ जा रहे हैं। हम ईगोज में, कास्ट क्रीड झगड़े में, इन सब में भूल जाते हैं कि हम देश भी हैं। तो वो हम फोकस कर रहे हैं। तो इन तीनों पाठ्यक्रमों को हमने शुरू किया है। आपने स्टार्टअप जो बोला वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के तहत ही हम करते हैं। 9वीं से 12वीं के बच्चों को हम लेके जाते हैं और उसमें हम उनको 11वीं 12वीं में तो सीड मनी दे रहे हैं ताकि बच्चे अपने आइडियाज लें और रिस्क लेना सीखें, कॉन्फिडेंट बने, बिजनेस स्टार्ट करना सीखें अपना। तो मनीष जी, आप कितने बच्चों से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं ऑन अ डेली बेसिस? पता नहीं कितने होंगे, आप बताइए। 2 साल से स्कूल बंद थे तो आई वाज मिसिंग दिस एंड नाउ आई हैव अगेन स्टार्टेड दिस। मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ, अभी तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा, कि मेरे घर पे स्कूल जाने के लिए रोजाना 2 लोग तैयार होते थे। एक मेरा बच्चा तैयार होता था और एक मैं तैयार होता था, दोनों स्कूल जाते थे सुबह सुबह। मैं स्कूल्स में इंस्पेक्शन या इंटरेक्शंस के लिए जाता था और मेरा बच्चा अपनी क्लास पढ़ने जाता था। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि जब तक टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव या लीडरशिप आप बोलिए, वो डीपली ग्राउंड पे जाके नहीं खड़े होंगे। मैं अगर एजुकेशन में कुछ बात करता हूँ आज, तो मुझे पता है कि मेरे स्कूल्स में 2015 में क्या हो रहा था और 2022 में क्या हो रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और वो चेंज हुआ है। मैं जिस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, मैंने टीचर को बच्चे को प्यार करते हुए देखा है, बच्चे के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करते हुए देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि बच्चे के प्रैक्टिकल के लिए आए हुए पैसे किस तरह से टीचर ने फर्जी बिल लगा के किसी प्रिंसिपल ने गायब कर दिए। तो उन दोनों चीजों पे मैं अथॉरिटी से काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड पे जाके काम किया। बट मनीष जी, एक प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियंस में है, एंड सॉरी टू मेक दैट पॉइंट, दैट वो स्टेट एजुकेशन की तो बात करते हैं बट अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। ये दिस इज आई थिंक आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया. If you go to countries abroad, they, you know, all the politicians actually subscribe to the public education system. We don't have that culture. And until our politicians start sending their children to government schools,
I don't think the status of government schools can improve. Would you agree? I agree with you, but it's not limited to politicians only. It should be limited to, it's limited to every influential person who influence, be जी. journalist, be an IAS officer, be जी. a businessman who influence the business community. वो सब पे लागू होता है, लेकिन you can't force the next generation of any family जी. कि नहीं जी आप आउट ऑफ पैशन या आउट ऑफ नोशन आप भेजिए. मेरा ये कहना है कि पहले गवर्नमेंट स्कूल को ठीक तो करिए. Right. गवर्नमेंट स्कूल को आप टेंट वाले स्कूल बना के रखेंगे जहां पढ़ाई के नाम पे पी नहीं होता है, और आप बोलेंगे आइडियलिज्म में आप ये करिए जी. तो पहले ठीक करिए. हाँ. आज 5 साल बाद, जब 4-5 साल लगे हमें दिल्ली में स्कूल को ठीक करने में, लेकिन आज 4-5 साल बाद दिल्ली के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. आज दिल्ली के सरकार के अफसरों के, दिल्ली के जज का बेटा आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, दिल्ली के पॉलिटिशियंस के बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं. But यही होना चाहिए, right? यही होना चाहिए. This is what should happen. बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको स्कूल ठीक करके देने पड़ेंगे. Right. जिन देशों की आप बात कर रहे हैं वहां उन्होंने अपने, मतलब एज ए गवर्नमेंट उन्होंने ये डिसीजन लिया है, कॉन्शियस डिसीजन, कि हम अपने गवर्नमेंट स्कूलों की क्वालिटी का एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर लेंगे और उससे नीचे नहीं आने देंगे. हमारे यहाँ हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की क्वालिटी देश भर का आप देखें तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो कितनी नीचे है. तो जब तक आप एक एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन का मिनिमम बेंचमार्क तय नहीं करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में, तब तक ये यूटोपियन बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है. आप मिनिमम बेंचमार्क एज ए गवर्नमेंट तय करिए और उसके बाद खुला खेल देखिए, आप लोग पागल हो जाएंगे. और आज दिल्ली में हो रहा है जी. तो जैसा मैं कह रही थी, यू मीट यंग पीपल एंड देयर पेरेंट्स ऑल द टाइम. व्हाट इज द सेंस यू गेट? व्हाट डू पीपल वांट? व्हाट डू यंग पीपल वांट? इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट देयर पेरेंट्स वांट? एंड डू आवर पेरेंट्स एंड यंग पीपल ऑन द सेम पेज, or are they very different in what they want? हर एक बच्चा, और खासतौर से दिल्ली जैसी जगह पे जहां प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, जी. हर एक बच्चा चाहता है कि मेरे पेरेंट्स ने जो किया मैं उससे 4 कदम आगे बढ़ के कुछ करूं. और ये सब जगह हर पीढ़ी चाहती रही है, हर जनरेशन ये चाहती रही है, पर उसको स्पेस नहीं मिलता है. उसको डरा के रखा जाता है, उसको बांध के रखा जाता है. हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, नहीं हमारे स्कूल के तो सारी पीढ़ियों ने ऐसे ही किया है, हमारे स्कूल से तो यही करते रहे, हमारा स्कूल तो IAS अफसरों का ही है, हमारा स्कूल तो वकीलों का है, हमारे यहाँ से तो 25 वकील बन चुके हैं या पत्रकार. हम बांधना चाहते हैं बच्चे को, बच्चा खुलना चाहता है, उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं. अब हम NEP में तो लिख देते हैं अनंत संभावनाएं हैं, किताबों के इंट्रोडक्शन में भी लिखते हैं अनंत संभावनाएं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं नहीं, इस एटम के इस स्ट्रक्चर के अलावा तुमने कुछ सोचा तो फेल हो जाओगे. बिल्कुल. हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी है. इंटरप्रिटेशन जो हमने इस बुक में कर दिया है लिटरेचर की, अगर आपने उस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया इस लिटरेचर को या हिस्ट्री के इस पीरियड को, तो तुम फेल हो जाओगे. हम उसको स्पेस ही नहीं देते हैं. तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी एजुकेशन सिस्टम में. NEP हो या 86 की पॉलिसीज हो या 66 की पॉलिसीज हो, जब एजुकेशन पॉलिसी पे हमारे यहाँ बात हुई, हम विशफुल थिंकिंग में बात तो करते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते. आज हमने दिल्ली में उसको करना शुरू किया क्योंकि हमने नया बोर्ड बनाया. हमने कहा यार जब तक उसको इवेल्युएट करना नहीं सीखेंगे, जैसे मेरे अंदर रोट लर्निंग है या मैं अपने सब्जेक्ट को समझता हूं जी, ये इवेल्युएट करने के लिए अगर आपका बोर्ड तैयार नहीं है, पर अगर आपका एग्जामिनेशन सिस्टम तैयार नहीं है, तो आप परीक्षा तो लोगे रोट लर्निंग की, लर्निंग आउटकम्स में लिखोगे कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए जी, फिर 1 साल बाद फिर उसको बोलोगे तुम्हारी रोट लर्निंग खराब थी, तुम फेल हो गए या तुम्हारे नंबर कम आ गए. सो हमने वो बोर्ड ही बदल दिया. हमने कहा हम ऐसा बोर्ड बनाएंगे जो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग की परीक्षा ले सके. अभी हम रोट लर्निंग की परीक्षा लेते हैं. तो आज दिल्ली बोर्ड बना है, दिल्ली बोर्ड में हमारा सारा फोकस इस बात पे कि बिल्कुल रोट लर्निंग की परीक्षा नहीं लेंगे, बच्चे की समझ की परीक्षा लेंगे. और टीचर्स यूनिवर्सिटी भी आपने बनाई है, वो उसके बारे में बोलिए. बिकॉज जब तक हमारे टीचर्स नहीं बदलेंगे, उनका तरीका नहीं बदलेगा, उनका पढ़ाने का तरीका नहीं बदलेगा, उनकी ये जो हैबिट है कि वो क्वेश्चनिंग नहीं अलाउ करते हैं लार्जली, तब तक हम वी कैन नॉट रियली प्रोग्रेस. इसके बारे में बोलिए. व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सेटिंग अप दिस यूनिवर्सिटी? एकदम 100% सहमत हूं मैं आपसे. जैसे मैं शुरुआत में बोला कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ जी. दूसरा महत्वपूर्ण काम टीचर्स की ट्रेनिंग पे ही हमने किया. जो भी हमारे पास टीचर्स हैं या उस वक्त थे, सबको साथ लेके हमने उनकी खूब ट्रेनिंग्स कराई. IIM से लेके कैम्ब्रिज फिनलैंड तक में, हार्वर्ड तक में हमने अपने टीचर्स को भेजा, प्रिंसिपल्स को भेजा. तो टीचर ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो ये हमने इनिशियल स्टेज पे किया, लेकिन अब लगा कि वो क्वालिटी जो हम अपने टीचर्स को सिंगापुर, हार्वर्ड या फिनलैंड भेज के दिलाना चाह रहे थे या कैम्ब्रिज में भेजा हमने, तो उस क्वालिटी को लेके हम इन हाउस सिस्टम्स बनाते हैं. इसलिए हमने टीचर्स यूनिवर्सिटी सेटअप की, जहां से नए टीचर्स भी तैयार होकर निकले, साथ साथ एम्बिशियस टीचर्स जो अभी कहीं ना कहीं किसी स्कूल में है, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट में है, हायर एजुकेशन में है या स्कूल में है,
उनको भी क्वालिटी ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ट्रेनिंग हम दे सकें। दोनों पर्पस के लिए हमने यूनिवर्सिटी सेटअप की है। और तीसरा एक पर्पस इसका यह है कि आज देश में जो भी हमारे स्कूल में आप बच्चे से पूछिए वो क्या करना चाहता है, बच्चा सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में आपको मिलेगा वो इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, यूपीएससी देना चाहता है या आर्मी या कुछ कुछ और संस्थान, मतलब सेक्टर्स हैं जहां वो जाना चाहता है। कोई बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता। बिल्कुल। कोई मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिलता, लेकिन आप घर में क्या चर्चाएं होती हैं हम लोगों के घर में? चर्चा होती है कि भाई ये बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो आप कल्पना कीजिए, क्या ऐसा कोई पेरेंट होगा या ऐसे टीचर्स होंगे या ऐसा बच्चे होंगे जिनके बीच आपस में चर्चा हो रही है, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूं, मैं मैथ का अच्छा टीचर बनूंगा जी। चर्चा होती है, मुझे मैथ अच्छा आता है ना, मैं अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा जी। मेरे को केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी अच्छी आ गई है तो मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। घरों में ये चर्चा होती है, तेरे बायोलॉजी में मार्क्स बड़े अच्छे आ रहे हैं तो डॉक्टर बन सकता है। कोई नहीं कहता कि तू बायोलॉजी का टीचर भी बन सकता है जी। टीचर्स यूनिवर्सिटी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बने, जैसे आज आईआईटी है, जैसे मैनेजमेंट में आईएम है, एम्स है। इस तरह का टीचर ट्रेनिंग का हमारे देश में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां जाके बच्चा पढ़ने का सपना देखे। और जब तक एक बड़ा प्रीमियम इंस्टीट्यूट नहीं होगा देश में, तब तक वो स्टैंडर्ड्स तय नहीं होंगे, वो ड्रीम कैरियर नहीं बनेगा कि घर में ये चर्चा हो सके कि तेरे को हिस्ट्री में बहुत अच्छा है। अब आप सोचो क्या चर्चा होती है, हिस्ट्री या इंग्लिश में कोई बच्चा अच्छा होता है उसको सब कहते हैं, उसके सब पीछे पड़ जाते हैं, तेरे राइटिंग अच्छा है, ह्यूमैनिटीज में अच्छा है, यूपीएससी क्लियर कर लेगा। 11वीं 12वीं से उसके पीछे पड़ जाते। प्लीज बेयर विद अस, टेक्नोलॉजी। तो टीचर बनना एक ड्रीम कैरियर हो, एक उस स्टेज से ही लोग उसको समझाएं। वो माहौल बनाने के लिए, वो क्वालिटी देने के लिए हमने बड़े मकसद के साथ ये टीचर्स यूनिवर्सिटी स्थापित की है। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि 3-4 साल में ये माहौल बदलेगा जी। तो हमने बात करी थी स्टूडेंट्स के बारे में, आपने कहा कि उनमें ये वो बांध के नहीं रहना चाहते। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? वो तो बांध के ही रखना चाहते हैं। देखिए, हर आदमी अपने स्कूल का प्रोडक्ट है जी। 70-80 साल, 60 साल, 20, जो भी आपकी, मतलब कोई किसी एज में रहता है, पूरा की पूरी उम्र हम वही एग्जीक्यूट करते हैं जो कोड हमको स्कूल और कॉलेज लेवल पे कर दिया गया जी। आज के जो पेरेंट हैं उनकी एग्जीक्यूशन फाइल एक्चुअली स्कूल में कोड हो चुकी है। अब उसको बदलना बहुत मुश्किल है। 30 साल 40 साल पहले सब पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई जो हमने सोचा था हम नहीं कर पाए वो कर लो जी। बहुत रेयर पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं जी। और जिस दिन पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते हैं जो करना करो, हमसे जो बन पड़ेगा उसमें हमारे साथ है, तो चेंज हो जाता है। पर वो एग्जीक्यूशन फाइल पेरेंट्स के अंदर आती नहीं है वो क्योंकि कोडिंग उनकी डिफरेंटली हो चुकी है पहले स्कूल और कॉलेज के लेवल। उसको कैसे बदल सकते हैं? टफ है। उसके लिए पेरेंट्स उसके लिए पेरेंट्स यूनिवर्सिटी तो नहीं खोल सकते ना मुश्किल है, बहुत बड़ी जनसंख्या है और एक जनरेशन बाय जनरेशन आप और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बदल रहा है। आप देखिए कि मे बी 20-25 साल पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे, उस एज में नौकरी का मतलब होता था गवर्नमेंट की नौकरी जी। आज एक बहुत, मैं सब में नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी जनरेशन में, यंग जनरेशन जो आज हमारे सामने खड़ी है और खासतौर से जो पेरेंटल एज पे भी खड़ी है, उसके लिए नौकरी केवल गवर्नमेंट नौकरी नहीं है। आज वो एक बड़े कॉर्पोरेट में नौकरी करने को भी जीवन का लक्ष्य बना के चलता है। 20-25-30 साल पहले ये सीन नहीं था। 20-25-30 साल पहले It's like one of those long pauses. कि अगर मुझे प्राइवेट में काम करने का मौका मिलता है तो इट्स ओके फॉर मी जी। इट्स माय करियर, आई कैन हैव अ बेटर लाइफ। धीरे धीरे वो समय आएगा कि इवेंचुअली चेंज होगा और एजुकेशन की क्वालिटी जितनी फास्ट हम चेंज करते चले जाएंगे, उतनी फास्ट हमारी सिटीजनशिप की क्वालिटी चेंज होती चली जाएगी जी। आपके विचार में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किस हद तक इन सब चीजों को उसने माना है और इम्प्लीमेंट कर पाएगी? देखिए, इंडियन कंटेक्स्ट में एक थोड़ी सी जेनरिक और थोड़ी स्पेसिफिक बात मैं बात कहूंगा जी। हम लोग पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाते हैं हाँ। हम एजुकेशन पॉलिसी बना लें और हम हमेशा अच्छी पॉलिसी बनाते हैं। 66 में हमने पॉलिसी बनाई, 86 में बनाई, हमने कोठारी कमीशन की बात की, आज हम नई एजुकेशन
हमने कब कहा कि हम अपने बच्चों को रोट लर्निंग नहीं सिखाएंगे, रोट लर्निंग सिखाएंगे? कौन सी पॉलिसी में हमने एक्सेप्ट किया? हमने कब कहा कि हम अपने बच्चों को सब्जेक्ट की समझ नहीं बनाएंगे या उनमें हार्मनी नहीं डालेंगे? हमने हमेशा कहा अपनी पॉलिसीज में, लेकिन हमने किया क्या? हमने उसको पढ़ाने पे क्या किया? हमने उसके लिए फैसिलिटी देने पे क्या किया? हमने उसको आउटकम लाने पे क्या किया? वहां हम फेल रहे हैं। पॉलिसी तो हमारी हर चीज में अच्छी होती है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी अच्छी है, पुरानी भी अच्छी थी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो भी अच्छी थी, उसमें भी वही बातें कही गई हैं, थोड़ा सा दूसरी तरह से कह दी गई हैं। लेकिन अब हम करेंगे कैसे उसका कोई प्लान एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। सरकारों के पास क्योंकि पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं है एजुकेशन पे, तो इसलिए, और बिना पैसे के ही होगा नहीं, बिना सरकार की पॉलिटिकल प्रायोरिटी की कि हम एजुकेशन को पॉलिटिकल प्रायोरिटी बना के चले, तब तक नहीं होगा। तो आपको लगता है ये जो 6% की बात की जाती है, 6% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन, ये कभी सपना पूरा होगा? अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 100 कदम का भी सपना पूरा होगा। अभी तो एक कदम ही नहीं बढ़ रहे, हमेशा कम करते चले जाते, कम होता जाता है, कम होता चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली कम होता चला जाता है। कम करते जाएंगे तो कैसे होगा? दिल्ली कितना स्पेंड करती है एजुकेशन पर एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट? हाँ, बजट का हम 25% ऑलमोस्ट हर साल एजुकेशन पे पिछले 7 साल से खर्च कर रहे हैं जी। और इसी वजह से हम थोड़ा खुल के एजुकेशन पे काम भी कर पा रहे हैं, रिफॉर्म भी कर पा रहे हैं, अपनी टीचर्स की ग्रोथ पे भी काम कर पा रहे हैं और बच्चों के जो ग्रोथ है कर रहे हैं। 12% 15% की तरफ तो चलिए, आप 10% से 9% जाते हैं तो दिक्कत है जी। और ये राष्ट्रीय स्तर पे है, बाकी राज्यों में, बहुत ज्यादातर राज्यों में ये है, केंद्र सरकार के स्तर पे भी ये है। तो दोनों है, एक तरफ पॉलिटिकल कमिटमेंट और एक विजन। पॉलिटिकल कमिटमेंट टू इन्वेस्ट मोर ऑन एजुकेशन एंड विजन कि आप रोट लर्निंग वाली, खाली डिग्री लेने वाली एजुकेशन को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उससे कितना ग्लैमराइज है, या फिर आप रिसर्च ओरिएंटेड, अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड एजुकेशन पे देश को ले जाना चाहते हैं। और आप देश के इतिहास को, हमने दुनिया के इतिहास को हर एंगल से पढ़ने की कोशिश की है। हमने युद्धों के नजरिए से पढ़ा है, हमने पॉलिटिक्स के नजरिए से पढ़ा है, हमने सोशल रिफॉर्म के नजरिए से पढ़ा है। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास को हमें एजुकेशन रिफॉर्म के नजरिए से भी पढ़ना चाहिए जी। जापान 1890 से लेके और 1930 तक, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस वक्त उसकी एजुकेशन में क्या रिफॉर्म हो रहे थे। फिनलैंड ने 1947 से लेके 1986 तक अपने अंदर क्या रिफॉर्म किए, अमेरिका ने क्या रिफॉर्म किए, ब्रिटेन कहां से कहां पहुंच गया। तो ये सारे को हमको एजुकेशन के नजरिए से भी हमको इतिहास को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तब हमको लगेगा कि एजुकेशन ने एक्चुअली इन देशों को डेवलप्ड कंट्रीज बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। मनीष जी, दो तीन लास्ट सवाल। कहा जाता है कि आप दिल्ली चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं, सच है क्या? हम सब मिलके चलाते हैं दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी के विजन पे चल रही है। एग्जीक्यूट तो सब डिपार्टमेंट अपना अपना करते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो अपना करते हैं, बट विजन अरविंद केजरीवाल जी का बहुत क्लियर है। ईमानदारी की राजनीति करनी है और हमें हेल्थ एजुकेशन को हर वक्त प्रायोरिटी देके चलना है। लोगों की जो फैसिलिटीज है उन मुद्दों को प्रायोरिटी, सरकार में बैठे इन कुर्सियों पर और लोगों की प्रॉब्लम्स में बहुत गैप नहीं दिखना चाहिए। ये उनका पूरा विजन है। बट आपको टाइम कैसे मिलता है? आप एजुकेशन भी संभालते हैं, फाइनेंस भी संभालते हैं और अपनी कंस्टिट्यूएंसी भी संभालते हैं, तो मतलब आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं? उसके लिए टीम बनानी पड़ती है जी। तो आप डेलीगेट करते हैं और अच्छी टीम्स हैं आपकी? हाँ, मैं आई एम प्राउड एनफ कि मेरे पास में बहुत अच्छी अच्छी टीम्स हैं जी। और यही एक पॉलिटिशियन को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि आपके आसपास आप कैसी टीम बनाते हैं। ऐसे लोगों की कि आप सत्ता में आ गए और वहां से दलाली का सुख भोगने लगे, वैसे लोगों की टीम बनाते हैं, या ऐसे लोगों की टीम बनाते हैं कि आप सत्ता में आ गए और आप एजुकेशन पे काम करने लगे, हेल्थ पे काम करने लगे, उसमें मजा लेने वाले लोगों की टीम बनाते हैं। मैंने दूसरी वाली टीम्स बनाई है अपने आसपास। जी। और लास्ट सवाल, कोविड में जो बच्चे छूट गए हैं, जो पढ़ नहीं पाए, उसका आपको कोई असेसमेंट, आपने कुछ असेसमेंट किया है कि कितना लर्निंग लॉस हुआ है? निश्चित रूप से लर्निंग लॉस तो हुआ ही है और हमने एक एक बच्चे का असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि अभी स्कूल खुले हैं जी। और अभी तो हाइब्रिड मोड में खुले, धीरे धीरे 1 अप्रैल से हमने ब्लेंडेड हाइब्रिड मोड पूरा खत्म कर देंगे और पूरी तरह से स्कूल खुल जाएंगे। तो हमारा ये असेसमेंट कंटिन्यूस चलेगा कि बच्चे के इमोशनल और सब्जेक्ट के लर्निंग पे, ऑब्जेक्टिव लर्निंग पे, सब्जेक्टिव लर्निंग पे कहाँ कहाँ फर्क पड़ा है और वो कहाँ कहाँ किस किस बच्चे का गैप है। और हर बच्चे का अलग अलग मिलेगा आपको, बिल्कुल। जिसके पास जो टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी था या फैमिली में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उस बच्चे से हर बच्चा अलग अलग लेवल पे मिलेगा। तो इंडिविजुअल चाइल्ड स्पेसिफिक पॉलिसी हमने स्कूल्स को बना के उस पर काम करने के लिए कहा है।
आपके कितने गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं और कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आपके हमारे दिल्ली पास में? में 16 लाख बच्चे हैं इस वक्त। अच्छा, और कितने हद तक आपने कितने स्कूलों को अभी रिफॉर्म किया और कितने बाकी हैं? नहीं देखिए, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। तो ऑलमोस्ट लगभग सभी स्कूल्स में जो टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहुत बढ़िया कर दिया गया है। और अब देयर इज नो लिमिट टू रिफॉर्म। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कि हर एक स्कूल में हमारे यहाँ स्मार्ट डिजिटल बोर्ड्स होने चाहिए। जी। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कि शानदार मॉन्टेसरी की लैब्स होनी चाहिए। तो जितना दुनिया आगे बढ़ती जा रही है हम भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक मिनिमम स्टैंडर्ड हमने तय कर दिया है कि हमारा कोई भी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी में, टीचिंग क्वालिटी में इससे नीचे नहीं होगा। अच्छे होने में स्काई इज द लिमिट एंड दैट विल ऑलवेज कीप इवॉल्विंग। Right. Thank you so much, Manish ji, for joining us. It would have been wonderful to have you in person, but Thank you so much. nonetheless, thank you.